आप सभी का स्वागत है क्लास 10th गणित प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न में। चूँकि कल के लेक्चर में हम लोग प्रश्न 1 का ये टोटल भाग हम लोग कर चुके थे, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे 2 से। 2 में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो इसमें का पहला प्रश्न है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और फिर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ में संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद जो सब में मिलता है अर्थात जो कॉमन होता है उसमें की सबसे छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ होती है, और अभाज्य गुणनखंड में जो सब में जो शामिल होता है उसकी बड़ी घात लिखते हैं, और जो शामिल नहीं होता है उन सब संख्याओं को लिखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये 26 का हम क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का ये 2 से होगा, 13 दूनी 26, तो 26 को हम लिखेंगे 2 गुना 13। फिर 91 का करेंगे, 91 का ही कटेगा 7 से, 13 सत्ते 91, तो 91 के जगह हम लिखेंगे 7 गुना 13। हमको निकालना है एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में शामिल रहता है, दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, और इसमें की जो सबसे छोटी घात, तो इस पर भी घात 1 है, इस पर भी घात 1 है, तो दोनों में से कोई हम लिख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। अब हमें निकालना है 26 और 91 का एलसीएम। तो लिखेंगे 26 और 91 का एलसीएम। तो इसमें क्या करेंगे, जो शामिल होगा उसकी बड़ी घात लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। 2 इसमें नहीं मिल रहा है तो 2 को भी लिखेंगे, 7 नहीं मिल रहा है 7 को भी लिखेंगे, 13 मिल रहा है तो दोनों की घात बराबर है, कोई लिख सकते हैं। अगर ये घात इस पर बाई चांस 2 रहता तो 13 का घात 2 वाला लिखते, क्योंकि यहाँ घात बराबर है तो हम 13 लिखेंगे। अब गुना कर देंगे, तो 2 सत्ते 14, और 14 में 13 से करेंगे तो ये आपका हो गया 182। अब हमें जांच करना है। तो देखिए जांच में क्या होता है, जो दो संख्याएं दी हुई है 26 और 91, इसका गुणनफल प्लस जो इसका एचसीएफ और एलसीएम आया है उनका गुणनफल, यदि दोनों बराबर है तो हमारा ये सही है, अन्यथा गलत है। तो जांच करके हम देख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो ही संख्या है 26 और 91, तो 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आया है यहाँ देखते हैं, एचसीएफ आया है 13, और गुने एलसीएम कितना है 182। तो 26 में जब आप 91 से गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2366। फिर 13 में 182 से गुना कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 2366। तो ये दोनों बराबर है, तो ये आपका हो गया प्रूफ या प्रमाणित। 2 नंबर है 510 और 92 का एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर उसका क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले 510 का हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, एक आएगा 5 दूनी 10, आई फिर हो जाएगा आपका ये आएगा, तो 5 दूनी 10। अब ये कटेगा पता है 5 में 10 दोबारा 3 से, तो 3 8 है 24, 3 5 15, सॉरी यहाँ 3 होगा, फिर कटेगा 5 से, तो 17 5 85। तो 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसी तरह 92 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 92, ये लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा, 2 चौका 8, एक गया तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 23 दूनी। अब ये 23 अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगा, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने
2 गुने 23। अब देखिए HCF निकालना है, तो HCF में क्या करते हैं, तो HCF में हम लोग क्या करते हैं, जो सब में मिले उसकी सबसे छोटी घात लिखना है। LCM में जो मिले उसकी बड़ी घात है, जो नहीं मिले उसको भी लिखना है। तो हम यहाँ देखते हैं कौन कौन मिल रहा है, जो उभयनिष्ठ है। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 2 के घात 2 गुने 23। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो HCF में जो कॉमन रहता है उसकी छोटी घात लिखते हैं। तो छोटी घात 2 पर पावर 1 है, तो ये 2, बाकी कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो HCF 2 हो गया। अब LCM में जो जो दोनों में मिले उसकी बड़ी घात, तो 2 के पावर 2 गुने जो नहीं मिले उसको भी लिखते हैं। तो 3 इसमें नहीं है, तो 3 को भी लिखेंगे। इसके अलावा 5 को भी लिखेंगे। इसके अलावा 17 को भी लिखेंगे, और साथ ही साथ 23 को भी लिखेंगे। तो इस सबको जब हम गुना करेंगे तो होगा 23 46 0। चलिए अब इसकी जांच देख लेते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। जो दोनों संख्याएं दी गई है, तो दोनों संख्याएं दी गई है 510 और 92 में गुना करेंगे। फिर उसके HCF और LCM में, तो HCF आया है 2 और LCM आया है 23,460। तो दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुने 92, फिर HCF, तो HCF आया है 2 और गुने LCM है 23,460। तो क्या करेंगे, हम गुना करके देख लेते हैं। तो इसमें जब 510 में 92 से गुना कीजिएगा, लो 510 में 92 से गुना करके देख लेते हैं। यह आएगा 0 2 2 पच्चे 10, 9 0 0, 9 में 1 से करेंगे 9, 9 पच्चे 45, 0 2 9 5 1 6, ये 46,920। तो ये हो जाएगा 46,920 बराबर। इसमें हम करेंगे 2 में 0 से 0, 2 में 6 से 6, 2 में 12 के 2 से 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। देखिए ये भी आ गया 46,920, ये भी आ गया 46,920। तो ये क्या है हमारा, ये सत्य है, प्रमाणित हो गया। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो ये है 336 और 54 का। तो 336 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 2 से होगा 16 दूनी 32, एक आएगा ये 16, 8 दूनी 16। फिर ये 2 से होगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर 2 से होगा 4 दूनी 8, 2 एकम 2। फिर होगा 2 से ये हो जाएगा 21। फिर 3 से होगा 3 सत्ते 21। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 1 2 3 4, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 2 का घात 1 2 3 4 गुने 3 गुने 7। फिर हम 54 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से जाएगा 27 दूनी 54, फिर 3 से होगा 9 3 27, फिर 3 से होगा 3 3। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसको लिख देंगे 2 गुने 3 पर घात 1 2 3। अब हमें निकालना है HCF। तो हम लिखेंगे 336 और 54 का HCF कौन होगा, तो जो दोनों में कॉमन होगा उसमें का छोटा घात वाला। तो देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, इसकी घात 4 है इसकी घात 1 है। तो छोटा कौन है, 2 के घात 1 वाला। तो यहाँ लिखेंगे 2 के घात 1। और कोई मिल रहा है, देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो ये छोटी घात वाला ये है, तो यहाँ लिखेंगे, तो दोनों का गुना कर देंगे 3 दूनी 6, तो HCF 6 आ गया। अब लिखेंगे इसका LCM 336 और 54 का LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन होगा उसमें का बड़ा घात वाला। तो ये 2 के पावर 4 होगा गुने ये 3 के पावर 3 होगा,
3 और गुने ये 7 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिखना है 7। ये गुना करेंगे होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 त्याई 48, 48 त्याई हो जाएगा आपको 144, 7 त्याई 21। इसको कर गुना जब करेंगे तो ये आएगा आपका 30, 24। अब जांच देख लेते हैं। जांच में क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्या है, एक तो है 336 गुने एक है 54 बराबर HCF कितना है 6 है गुने LCM कितना है, ये है 30 और 24। तो इसमें जब गुना कीजिएगा तो ये आएगा 18 144, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो 18 144, दोनों साइड बराबर है तो ये आपका प्रमाणित हो गया, प्रमाणित। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 जिस विधि से बनाए हैं सेम उसी विधि से। 2 में क्या था कि जांच करना है था, इसमें जांच नहीं होगा, केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं 12, 15 और 21 का। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3। तो ये 2 गुने 3 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3। अब 15 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो ये होगा 3 गुने 5, कर भी सकते हैं आप। 21 का होगा 3 गुने 7 या 21। अब हमको लिखना है इसका HCF। तो 12, 15 और 21 का HCF। तो HCF अब अभी हम बताए हैं, जो सब में कॉमन होता है वही होता है, और उस जो सब में कॉमन हो उसकी सबसे छोटी घात वाली। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। अब देखिए LCM क्या होगा, LCM जो सब में शामिल होगा उसमें का बड़ा घात वाला, और जो नहीं शामिल होगा, सब में नहीं शामिल होगा उसको भी लिखना है। तो यहाँ 2 के पावर 4 है, सॉरी 2 के पावर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, उभयनिष्ठ है, तो केवल एक 3 लिखेंगे 3। 5, 7 दोनों को लिखेंगे 5 गुने 7। अब गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 और 6 सत्ते 42, ये हो जाएगा 420। HCF बराबर हो जाएगा 3 और LCM बराबर 420। 510 और 92 का, तो HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 510 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 11, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। लास्ट में कितना है, लास्ट में है आपको 5, तो ये 2 से कटेगा नहीं, 5 5 10 2 12, ये कटेगा 3 से, 3 8 है 24, 1 15, 5 3 15। अब ये कटेगा 5 से, 17 पचे 85। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 का हम कर लेते हैं। 92 का करेंगे तो ये 2 से कटेगा, ये होगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से जाएगा 23 दूनी 46। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुने 23। अब देखिए HCF क्या होता है, जो सब में शामिल होता है उसकी छोटी घात, और LCM जो शामिल होगा, जो उभयनिष्ठ होगा उसकी बड़ी घात, और जो शामिल नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बाकी कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो ये छोटी घात वाली अर्थात HCF 2 हो जाएगा। LCM क्या होगा, ये शामिल है तो इसकी बड़ी घात वाली 2 के पावर 2 गुने 3 नहीं मिल रहा है, 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 17 भी लिखेंगे और ये 23 भी लिखेंगे।
और सबको गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 23,460। 8, 9, 25 का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 गुने 2 गुने 2। 9 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 3। इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 के घात 3, ये हो जाएगा 3 का घात 2। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, तो ये हो जाएगा 5 के घात 2। देखिए अब हमको ज्ञात करना है 8, 9 और 25 का एचसीएफ। तो हम क्या बताए हैं, जो सब में उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, उसकी जो सबसे छोटी घात होती है वही एचसीएफ है। लेकिन इसमें तो कोई उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि एक सब का गुणनखंड होता है, तो एक सब में शामिल है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो उभयनिष्ठ है उसकी छोटी घात, तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो इस सबको हम लिख देंगे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो ये 2 का पावर 3 होगा, 2 गुने 2 गुने 3 8, 3 तिहाई 9 और 50 25। सब में जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1800। अगला यहाँ हम लोग देखते हैं एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम ज्ञात करना है। पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो लिखेंगे, हम लोग जानते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या 9 है, एचसीएफ 9 है, एलसीएम ज्ञात करना है। पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657। तो एलसीएम बराबर इधर 9 गुना में है तो इधर आ जाएगा बटा में। ये 9 से 306 कट जाएगा 34 बार में। अब एलसीएम हो जाएगा 34 में 657 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22, 33, 8। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी अंक शून्य पर जब समाप्त होती है तो जिसका हम गुणनखंड करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। कोई भी अंक है यदि वह शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पता है क्या आएगा, 2 गुने 5। इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 पचे 20। 100 का जब हम करेंगे, यहाँ 100 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 50, यहाँ हो जाएगा, फिर 2 से होगा तो 25, फिर यहाँ होगा 5, 5। तो इसका आ रहा है 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 2। जैसे हम 60 का करके देख लेते हैं। 60 का करेंगे, ये शून्य पर समाप्त हो, 60 का करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 30 दूनी 60, फिर 2 से 15 और फिर 3 से 3 पचे 5। तो ये होगा 2, 2, 3, 5। कहने का मतलब कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित रूप से शामिल हो। 2 और 5 यदि शामिल होगा तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, और 2, 5 शामिल नहीं होगा तो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 122 है तो ये शून्य पर समाप्त नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 नहीं आएगा। तो जब कोई संख्या अगर 2 हो इसका घात कुछ भी हो, 5 हो इसका घात कुछ भी हो, तो उसका गुणनखंड करने पर इस रूप की संख्या आती है तो वह निश्चित ही शून्य पर समाप्त होगी। यहाँ हम लोग देखते हैं क्या है कि 6 के पावर n है, तो लिखेंगे कि माना कि ये मान लेंगे उसको 6 के पावर n है। अभी 6 को हम जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 होगा। इसके अभाज्य गुणनखंड में तो 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इसको लिखेंगे हम कि यहाँ 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड है। देखिए ना, 2 है और 3 है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंक शून्य पर तभी समाप्त होता है जब 2 और 5 के गुणनफल का धनात्मक घात उसके गुणनखंड हो। कहने का मतलब है
कि कोई भी संख्या शून्य पर कब समाप्त होगी, जब 2 और 5 उसके गुणनखंड हो। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल यह 2 और 3 के, जिसका गुणनखंड 2 और 3 के रूप में आ रहा है। इसमें 2 और 3 ही a का गुणनखंड है, 5 नहीं है। इसलिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 6 नंबर सवाल कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं यह भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ देखिए 13 दो जगह है तो 13 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 13 जब हम कॉमन लेंगे तो होगा 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। अब यहाँ देख लेते हैं ये ना 13 इसका गुणनखंड है, तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह भाज्य संख्या कहलाती है। चूँकि यहाँ 13 इसका गुणनखंड आ गया, चाहे यहाँ भी कीजिएगा ना 11 सत्ते 77, 77 में 1 से करेंगे 77 और 77 1 78। तो देखिए 78 तो खुद ही भाज्य संख्या, और फिर उसमें 13 से गुना करेंगे तो भाज्य संख्या और बड़ी हो जाएगी। इसलिए कहेंगे कि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य लिख देंगे। यहाँ 13 एक गुणनखंड है इसलिए यह भाज्य संख्या। इसको देखते हैं सेम उसी तरह कोई, यहाँ देखते हैं तो 2 और 5 और 5 यहाँ है, तो 5 को कॉमन लेंगे, 5 को कॉमन लेंगे तो होगा 7 6 5 4 3 2 5 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा गुने 1 प्लस 1। यहाँ फिर देखिए 5 इसका गुणनखंड आ गया, तो जो चीज़ यहाँ लिखे हैं वही चीज़ यहाँ लिख देंगे, केवल यहाँ 13 के जगह 5 लिख देंगे। यहाँ 5 एक गुणनखंड है इसलिए यह भाज्य संख्या है। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें कुछ नहीं करना है, केवल जो संख्या दिया हुआ है उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। तो 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 होगा, और 12 का करेंगे तो 2 गुने 3 होगा। तो 18 और 12 का एलसीएम हो जाएगा, जो दोनों में मिलता है उसको लिखते हैं उसकी बड़ी घात। तो 2 है, 2 घात 1 है, 2 घात 2 है, तो 2 का घात 2 लिखेंगे, और 3 का घात 2 है, यहाँ 3 1 है तो 3 का घात 2 लिखेंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36। अतः कहेंगे 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।